तो बच्चों आज अपन C4 चक्र या हैशटैग चक्र का अध्ययन करेंगे। ये जो C4 चक्र है ये एक अप्रकाशिक अभिक्रिया है। ये अप्रकाशिक अभिक्रिया है, ठीक है। C4 चक्र को अपन क्या कहते हैं? अप्रकाशिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी ये प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। किसकी अनुपस्थिति में? प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। सबसे पहले तो ये सवाल पूछा जाता है हैशटैग चक्र है वो प्रकाशिक अभिक्रिया है या अप्रकाशिक अभिक्रिया है? तो आपको बताना है ये डार्क रिएक्शन है, यानी प्रकाश की अनुपस्थिति के अंदर ये क्रिया संपन्न होती है। फिर उसके बाद इसमें प्रथम स्तरीय उत्पाद, जो प्रथम स्तरीय उत्पाद है, प्रथम स्तरीय उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनता है। प्रथम स्तरीय उत्पाद क्या बनता है? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनता है। ये ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनने के कारण इसका नाम C4 चक्र कहलाता है, क्योंकि ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल एक ऐसा अम्ल होता है जिसमें 4 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन। तो पहले बताओ ये अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। फिर इसमें प्रथम स्तरीय उत्पाद, ये सवाल आता है कि C4 चक्र में प्रथम स्तरीय उत्पाद क्या होता है? C4 चक्र में प्रथम स्तरीय उत्पाद होता है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जिसमें 4 कार्बन होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? C4 चक्र रखा जाता है। हैच और स्लैक दो वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। जो हैच और स्लैक है, दो वैज्ञानिकों ने इस चक्र की खोज की थी, इसलिए इसको हैशटैग चक्र कहते हैं। फिर उसके बाद आपको बताना है ये जो C4 चक्र है ये सभी पादपों में नहीं होता है। ये सभी पादपों में नहीं होता है। कुछ एक बीजपत्री पादप है उनके अंदर ये क्रिया होती है। जैसे आपको बताना मक्का, क्या है? मक्का है। जैसे बाजरा है, मक्का है। जैसे आप बताओगे गन्ना है, इनके अंदर ये क्रिया होती है। गन्ने के अंदर, मक्के के अंदर ये क्रिया होती है। और कुछ द्विबीजपत्री पादप है। ये एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि हैशटैग चक्र किन पादपों में होता है? एक बीजपत्री पादप जैसे मक्का, गन्ना, द्विबीजपत्री पादप जैसे यूफॉर्बिया, यूफॉर्बिया, एमरैंथस, इन पादपों के अंदर ये क्रिया होती है। यूफॉर्बिया, एमरैंथस। आपको ये नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैशटैग चक्र कौन से पादपों में होता है? एमरैंथस, यूफॉर्बिया, मक्का है, गन्ना है, ज्वार है, इन पादपों के अंदर ये क्रिया होती है। फिर उसके बाद आपको बताना है ये C4 चक्र जिन पादपों में होता है उनमें प्रकाश शोषण नहीं पाया जाता। उन पादपों में क्या होता है? प्रकाश शोषण का अभाव होता है। उन पादपों में अगर प्रकाश शोषण नहीं पाया जाता है जिसके कारण उत्पादन अधिक होगा। जिसके कारण क्या होगा? उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट बताओगे ये जो C4 चक्र है ये उन पादपों में पाया जाता है जिनके पर्ण की आकार की क्रेंच प्रकार की होती हैं। जिनमें पर्ण की आकार की कैसी होगी? क्रेंच प्रकार की। जिनमें पर्ण की आकार की क्रेंच प्रकार की होती हैं उनमें C4 चक्र पाया जाता है। तो C4 चक्र किसमें पाया जाता है? जिनमें पर्ण के आकार की क्रेंच प्रकार की होती है। कैसी होती है? क्रेंच। क्रेंच एक जर्मन शब्द है। क्रेंच कैसा शब्द है? जर्मन, जिसका अर्थ होता है माला। क्या होता है? माला, ठीक है। ये अपने को जरूर समझना है कि ये किन पादपों में होता है जिनमें पर्ण की आकार की कैसी होती है? क्रेंच प्रकार की। कैसी होती है? क्रेंच। क्रेंच एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है माला। अब मैं ये पर्ण के आकार के आपको समझाऊंगा। तो C4 चक्र में सबसे पहले बताओगे कि एक अप्रकाशिक अभिक्रिया है। ये हरितलवक के कौन से भाग में संपन्न होती है? स्ट्रोमा भाग में। किसमें संपन्न होती है? ये सवाल भी याद रखना है। जो डार्क रिएक्शन है वो हरितलवक के स्ट्रोमा भाग के अंदर संपन्न होती है। इसमें प्रथम स्तरीय उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनता है जिसमें 4 कार्बन है। इसको हैच और स्लैक नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, इसलिए हैशटैग चक्र कहते हैं। कुछ एक बीजपत्री और कुछ द्विबीजपत्री पादपों के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे यूफॉर्बिया, एमरैंथस और मक्का, वो गन्ना है। फिर ये प्रकाश शोषण इन पादपों के अंदर नहीं पाया जाता है जिसके कारण इसमें उत्पादन अधिक होता है। फिर आप बताओगे ये सभी पौधों में नहीं होता है, उनमें होता है जिनमें पर्ण के आकार की कैसी होती है? माला, यानी कि क्रेंच प्रकार की होती है। ये क्रेंच शब्द कई बार सवाल आ रखा है कि पर्ण की आकार की कैसी होती है? क्रेंच। कैसी होती है? क्रेंच। अब क्रेंच के बारे में आपको बताते हैं क्रेंच क्या है। ये पर्ण है,
इस पर्ण के अंदर ये 7 बंडल है। पर्ण के अंदर कौन सा बंडल है? ये 7 बंडल है। 7 बंडल, ठीक है। जाइलम फ्लोएम ये 7 बंडल होते हैं। ये जैसे 7 बंडल है, ठीक है। ये 7 बंडल है। इस 7 बंडल के चारों ओर ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनका नाम है पुलाचल कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? पुलाचल कोशिकाएं। ये पुलाचल कोशिकाएं कौन सी है? पुलाचल कोशिकाएं। पुलाचल कोशिकाएं। पुलाचल कोशिकाएं ये पुलाचल कोशिका माला के रूप में होती है। पुलाचल कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है? बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल। तो पुलाचल कोशिका है वो 1 या 2 परत के रूप में होती हैं। ये बीच में क्या है? 7 बंडल है। तो 7 बंडल के चारों ओर, 7 बंडल के चारों ओर पुलाचल कोशिका 1 या 2 परत के रूप में होती हैं और माला आकार में होती है। कैसी होती है? माला आकार में होती है। क्रेंच प्रकार की आकार की वाली पर्ण में 2 तरह की कोशिका होती हैं। एक का नाम होता है, ये जैसे अपन कह रहे हैं 7 बंडल है, और इसके चारों तरफ ये कोशिका है बंडल शीथ। कौन सी है? बंडल शीथ। इसमें 2 तरह की कोशिका है, पर्ण मध्योत्तर कोशिका, पर्ण मध्योत्तर कोशिका, और दूसरी कोशिका है पुलाचल कोशिका। पुलाचल कोशिका। 2 तरह की कोशिका है, पर्ण मध्योत्तर कोशिका और पुलाचल कोशिका। पर्ण मध्योत्तर कोशिका और पुलाचल कोशिका। पर्ण मध्योत्तर को कहते हैं मीजोफिल। क्या कहते हैं? मीजोफिल। और पुलाचल को कहते हैं बंडल शीथ। क्या कहते हैं? बंडल शीथ, ठीक है। एक हो गई मीजोफिल और एक हो गई बंडल शीथ। इस मीजोफिल कोशिका में हरितलवक छोटा होगा। इसमें हरितलवक कैसा होगा? छोटा। हरितलवक छोटा होगा लेकिन ग्रेना ज्यादा विकसित होगा। लेकिन ग्रेना ज्यादा विकसित होता है। ये सवाल पूछा जाता है कि बताओ क्या विशेषता है? ग्रेना ज्यादा विकसित है, ग्रेना बहुत ज्यादा विकसित है और हरितलवक छोटा है। पर्ण मध्योत्तर कोशिका में, पर्ण मध्योत्तर कोशिका में हरितलवक छोटा और ग्रेना ज्यादा विकसित, जबकि पुलाचल कोशिका में हरितलवक बड़ा। हरितलवक कैसा होता है? बड़ा। हरितलवक कैसा होगा? बड़ा। और ग्रेना अनुपस्थित होगा। ग्रेना क्या होगा? अनुपस्थित होगा। सिर्फ स्ट्रोमा पटलिका होती है। सिर्फ क्या होती है? स्ट्रोमा पटलिका। स्ट्रोमा पटलिका। स्ट्रोमा पटलिका पाई जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी कोशिका है? ये कौन सी कोशिका का हरितलवक है? पुलाचल का। किसका है? पुलाचल कोशिका का हरितलवक है। तो पुलाचल कोशिका का हरितलवक कैसा है? बड़ा। पुलाचल कोशिका का हरितलवक बड़ा, ग्रेना अनुपस्थित, और स्ट्रोमा पटलिका है वो पाई जाती है, लेकिन स्ट्रोमा पटलिका की संख्या बहुत कम। जबकि इस पर्ण मध्योत्तर में हरितलवक कैसा है? छोटा, और ग्रेना कैसा है? ज्यादा विकसित। तो पर्ण मध्योत्तर कोशिका में हरितलवक कैसा है? छोटा। पूछा गया कि क्रेंच प्रकार की आकार की वाली पर्ण में कितने तरह की कोशिका है? क्रेंच प्रकार की आकार की वाली पर्ण में, क्रेंच प्रकार की आकार की वाली पर्ण में, क्रेंच प्रकार की आकार की वाली पर्ण में 2 तरह की कोशिका है, पर्ण मध्योत्तर कोशिका और पुलाचल कोशिका। पर्ण मध्योत्तर कोशिका के अंदर हरितलवक छोटा है, ग्रेना ज्यादा विकसित है, और पुलाचल कोशिका के अंदर हरितलवक बड़ा है लेकिन ग्रेना अनुपस्थित है और स्ट्रोमा पटलिका है वो पाई जाती है, ठीक है। अब देखो 2 तरह की कोशिका बनाते हैं। एक कोशिका है पर्ण मध्योत्तर कोशिका और एक का नाम है पुलाचल कोशिका। ये है पर्ण मध्योत्तर कोशिका। कौन सी है? पर्ण मध्योत्तर कोशिका। ये पर्ण मध्योत्तर कोशिका है।
ये पर्णमध्यतक कोशिका है, ये पुलाचल कोशिका है, ये पुलाचल कोशिका है। ठीक है, दो कोशिकाएं बनानी है आपको, पर्णमध्यतक और पुलाचल। ये ऑक्सीजन के लिए अपारगम्य है, यानी ये गैसों के लिए एक तरह से अपारगम्य है, गैसें इसमें से आ जा सकती नहीं है। इस कोशिका का नाम है पुलाचल कोशिका, पुलाचल कोशिका। और इस कोशिका का नाम है पर्णमध्यतक कोशिका। दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करेगी पर्णमध्यतक कोशिका में। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रथम ग्राही है पैप। कौन है? पैप। ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रथम ग्राही होता है। ये सवाल पूछा जाता है कि प्रथम CO2 ग्राही कौन होता है? पैप होता है, फास्फोइनोल पाइरुविक अवशेष या फास्फोइनोल पाइरुवेट। पैप का पूरा नाम है फास्फोइनोल 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 पाइरुविक अम्ल, फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल। कई जगह ये पाइरुवेट भी लिखा हुआ है, फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल या फास्फोइनोल पाइरुवेट। ये प्रथम CO2 ग्राही होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम CO2 ग्राही कौन है? पैप है। जबकि उसमें RuBp था। C3 चक्र पढ़ेंगे, उसमें RuBp है और C4 चक्र में पैप है। ये पैप CO2 ग्रहण करेगा, पैप को एंजाइम की उपस्थिति में। किस एंजाइम की उपस्थिति में? पैप को। फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, और बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। क्या बनेगा? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। ये 4 कार्बन वाला उत्पाद है। तो फास्फोइनोल पाइरुवेट है, उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया की है। ये प्रथम CO2 ग्राही है। फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, उस एंजाइम की उपस्थिति में, और बना ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है, वो बदल जाता है मैलिक अम्ल में। ठीक है, या NADPH2 से NADP बनता है। यानी अपन देखेंगे ये हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा और इसका क्या होगा? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन होगा और बनेगा मैलिक अम्ल। मैलेट भी कहते हैं इसको। ये जो मैलिक अम्ल बना है, मैलेट बना है, वो चला जाता है पुलाचल कोशिका में, और पुलाचल कोशिका में जाने के बाद इसका भी कार्बोक्सीकरण होता है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन बेंसन चक्र में चली जाती है, केल्विन बेंसन चक्र में चली जाती हैं। और केल्विन बेंसन चक्र के अंदर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन होगा, और फिर बनेगा पाइरुविक अम्ल। क्या बनेगा? पाइरुविक अम्ल। ये पाइरुविक अम्ल है, ये आ जाएगा इसके अंदर पर्णमध्यतक कोशिका में। इसके साथ क्या होगा? ATP क्रिया करेगा, 2 ATP क्रिया करेंगे और ADP प्लस IP बनेगा, और ये बन जाएगा फास्फोइनोल पाइरुवेट में। इस तरह से यहाँ पेप्टो एंजाइम काम आया है, यहाँ ऑक्सिलो एसिटिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम काम आया है, यहाँ मैलिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम काम आया है, यहाँ ये जो पाइरुवेट पाइरेज एंजाइम है वो एंजाइम काम आया है। ये अभिक्रिया काफी महंगी होती है। इसमें ATP खर्च होता है, NADPH2 खर्च होता है। NADPH2 और ATP खर्च होने के कारण हैशटैग चक्र है, उसमें आपको बताना है ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है। ठीक है, 30 ATP खर्च होते हैं और 18 NADPH2 खर्च होते हैं। इस प्रकार ये जो ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल है वो बदला है मैलिक अम्ल में। मैलिक अम्ल बदल गया है, मैलिक अम्ल का भी कार्बोक्सीकरण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन बेंसन चक्र में चला गया, मैलिक अम्ल पाइरुविक अम्ल में बदल गया। अब पाइरुविक अम्ल है वो आ गया उस पर्णमध्यतक कोशिका में और उसका फास्फोरिलीकरण हुआ है और पाइरुविक अम्ल फास्फोइनोल पाइरुवेट बदल गया। इस अभिक्रिया में ये है कि प्रकाश श्वसन नहीं होता, यानी आप देखते हो कि इसमें उत्पादन अधिक होने का कारण क्या है? इसमें उत्पादन अधिक होने का कारण ये है कि इसमें प्रकाश श्वसन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर
ऑक्सीजन आ सकती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये अपारगम्य है गैसों के लिए। किसके लिए? गैसों के लिए। इसकी दीवार कैसी है? अपारगम्य अकुलाचित कोशिका की। यहाँ पर जो रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम है, उसको ऑक्सीजन मिलती नहीं है। उसको क्या नहीं मिलती है? ऑक्सीजन मिलती नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड अपन इसको दे रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसका स्थिरीकरण होता है, फिक्सेशन होता है, अपचयन होता है और भोजन बनता रहता है। तो प्रकाश शोषण इसमें नहीं पाया जाता है। तो ये आपको इसमें याद रखना है, पर्णमध्य कोशिका और कुलाचित कोशिका में। सवाल आता है C4 चक्र का महत्व लिखो, तो आपको बताएं इन पादपों में प्रकाश शोषण नहीं होता है, इसलिए इसमें उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, ये मेन इसमें है।